राजमहल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर लगी मशालें झिलमिला रही थीं और राजकुमार अर्जुन बेचैन होकर टहल रहा था। महाराज को जंगल गए हुए 1 माह बीत चुका था और अब तक उनका कोई पता नहीं था। प्रणाम राजकुमार जी। बात क्या है? आज आप राज दरबार में भी उपस्थित नहीं हुए। महाराज की अनुपस्थिति में आप ही तो राज्य का कारभार संभालते हैं। वैसे आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हैं? हाँ मंत्री जी, पिताजी को गए हुए 1 माह से अधिक का समय हो चुका है। हमने कई सैनिकों को जंगल भेजा पर सब खाली हाथ लौटे। पिताजी को अब तक शिकार से लौट आना चाहिए था। वो कभी इतने दिनों तक जंगल में नहीं रुकते थे। मंत्री के चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं उभर आईं। राजकुमार, क्या ये संभव नहीं है कि महाराज जंगल की गहराइयों में चले गए हों? सुना है कि जंगल की गहराई बहुत विचित्र है। वहां से लौटकर आने वाले बहुत कम होते हैं। कहते हैं वहां अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? कहना क्या चाहते हो मंत्री तुम? देखिए, मेरा मतलब है कि वहां गहराई में जाना खतरनाक है, पर शायद महाराज उस दिशा में चले गए हों। शायद। मेरी माता पिछले 10 दिनों से रो रो कर व्याकुल हैं। अब हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। मंत्री जी, कल प्रातःकाल हम स्वयं जंगल जाएंगे और पिताजी को साथ लेकर लौटेंगे। मंत्री कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गया। राजकुमार, मैं देखिए कहना तो नहीं चाहता था, पर अब बात आ ही गई है तो जरा सुन लीजिए। जाने से पहले एक साधु महाराज हैं, उनसे अवश्य मिलिए। साधु? और वो भी जंगल जाने से पहले? क्यों मंत्री जी? बात यह है कि वो साधु अत्यंत चमत्कारी हैं राजकुमार। कहते हैं उन्हें अद्भुत शक्तियों का ज्ञान है। वो जान सकते हैं कि आपके पिताजी जीवित भी हैं या फिर नहीं। मंत्री जी, ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हो तुम? अपनी जबान को लगाम दो। मैं तो बस राजकुमार बात कह रहा था, आपका अपमान नहीं कह रहा था। मैं बस चाहता हूं कि आप बिना संकेत के जंगल में ना जाएं। कम से कम ये तो जान लें कि महाराज जीवित हैं। वो जीवित ही होंगे, लेकिन एक निश्चितता के तौर पर आप समझें। राजकुमार कुछ देर तक मंत्री की बातों में खोया रहा, फिर गंभीर होकर बोला। ठीक है मंत्री जी, मैं उस साधु से मिलूंगा। संध्या का समय था। राज्य की सीमा से लगे घने जंगल में एक साधु की झोपड़ी थी। अंदर दीपक की मंद लौ टिमटिमा रही थी। राजकुमार अर्जुन और मंत्री झोपड़ी के भीतर प्रवेश कर गया। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, हम हैं राजकुमार अर्जुन। हमारे पिता महाराज 1 माह पहले जंगल गए थे और अब तक लौटे नहीं हैं। कई सैनिक भेजे, कई दूतों को भेजा, पर सब असफल रहे। महाराज, कृपया करके बताइए, क्या मेरे पिताजी सुरक्षित हैं? समझ रहा हूं, तुम्हारी समस्या समझ रहा हूं। चिंता मत करो राजकुमार, मैं अपनी दिव्य शक्ति से पता लगाने का प्रयास करता हूं। ओम। साधु ने आंखें बंद की। कुछ ही पल में झोपड़ी की हवा बदल गई। दीपक की लौ ऊंची उठी और भीतर एक रहस्यमयी चमक फैल गई। अचानक साधु ने आंखें खोलीं। क्या हुआ साधु महाराज? आपने क्या देखा? तुम्हारे पिता जीवित हैं, पर एक विचित्र बात है।
मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिए, बस एक वस्तु दिखाई दी। वस्तु? कौन सी वस्तु? एक जादुई मटका, जिसे युगों पुराना कहा जा सकता है। उसमें ऐसी शक्ति है जो किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकती है। यदि तुम उस मटके तक पहुंच गए तो निश्चय ही जान पाओगे तुम अपने पिता तक भी पहुंच पाओगे। जादुई मटका? लेकिन साधु महाराज, वो मिलेगा कहां? जंगल की गहराई में। पर याद रखना, वो स्थान साधारण नहीं है। पर महाराज, जंगल की गहराई में जाने वाले बहुत ही कम लौटे हैं। वहां अजीब घटनाएं घटती हैं साधु महाराज। जो भी हो, सत्य यही है। अगर राजकुमार अपने पिता को ढूंढना चाहता है तो उसे उस जादुई मटके की तलाश करनी ही होगी। साधु ने आंखें बंद कर लीं। राजकुमार अर्जुन और मंत्री झोपड़ी से बाहर निकल आए। सुबह की पहली किरण महल की मीनारों पर पड़ी। राजकुमार अर्जुन कवच पहने अपने घोड़े को तैयार कर रहा था। उसी समय महल का द्वार खुला। महारानी आंसुओं से भरी आंखों के साथ सामने खड़ी थीं। अर्जुन, 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 ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम अपने पिता को ढूंढने जंगल की गहराई में जा रहे हो? हाँ मां, मैं सैनिकों को भेजकर उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। पिताजी मेरे पिता हैं, उन्हें ढूंढना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अर्जुन, एक बार पति को खो चुकी हूं, अब पुत्र को नहीं खो सकती। मां, विश्वास रखिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मेरा मन कहता है मां कि पिताजी जीवित हैं, और साधु महाराज ने भी कहा है कि यदि मैं उस जादुई मटके को ढूंढ लूं तो मैं पिताजी तक पहुंच जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए मां। महारानी की आंखों से आंसू बह निकले। महारानी महल के भीतर चली गईं। राजकुमार अर्जुन घोड़े पर सवार हुआ और महल के द्वार से बाहर निकल आया। अर्जुन कुछ ही दूर पहुंचा था कि पीछे से एक आवाज आई। राजकुमार, कृपया रुकिए। अरे मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए राजकुमार। राजकुमार सुनिए। क्या हुआ मंत्री जी? आप इतनी जल्दी जल्दी में क्यों आ रहे हैं? क्या बात है? राजकुमार, मैं आपके साहस की सराहना करता हूं, पर आपको अपने साथ कुछ सैनिकों को अवश्य ले जाना चाहिए। जंगल की गहराई में खतरा बहुत है और राज्य में आपके कई शत्रु भी हैं। देखिए, अकेले जाना उचित नहीं होगा। मंत्री जी, मुझे किसी सैनिक की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने साथ किसी भी सैनिक की जान खतरे में नहीं डालूंगा। ये मेरा कर्तव्य है और मैं अकेला जाऊंगा। तो फिर राजकुमार, आपको भेष बदल कर जाना होगा। आप राजकुमार बनकर मत जाइए। ओहो, अब ये भेष बदल कर क्यों? आखिर तुम चाहते क्या हो मंत्री? मेरी बात थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनिए। देखिए, मेरा मतलब है कि आप राजकुमार बनकर नहीं, बल्कि किसी व्यापारी या सामान्य व्यक्ति का रूप धारण करके जंगल जाइए। इससे कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। राजकुमार अर्जुन को ये उपाय पसंद आया। उसने सिर हिलाया और महल की ओर लौट आया। कुछ देर बाद अर्जुन ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। अब वो साधारण कपड़ों में एक यात्री और व्यापारी जैसा दिख रहा था। ये बहुत बढ़िया है। आप बिल्कुल भी राजकुमार नहीं लग रहे, बल्कि एक आम व्यापारी लग रहे हैं। अब बस अपने बात करने के लहजे को भी थोड़ा सामान्य कर लीजिएगा। उसके बाद तो कोई कहेगा ही नहीं कि आप गांव के व्यापारी नहीं बल्कि राजकुमार हैं। मैंने व्यापारी का ही वेश धारण किया है मंत्री जी।
अब कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा, भाषा भी गांव की रहेगी। ऐसे और मंत्री जी बढ़िया है ना? हाँ, ये बढ़िया है। लेकिन हाँ राजकुमार जी, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। आपको जंगल की गहराई में अकेले नहीं जाना है। पहले जंगल के किनारे बसे किसी गांव तक पहुंचिए। वहीं से किसी ऐसे व्यक्ति को साथ लीजिए जो जंगल के भीतर का रास्ता जानता हो। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, यानी मुझे एक मार्गदर्शक ढूंढना होगा। हाँ, ये हुई ना बात। और याद रहे, कभी किसी के सामने ये मत प्रकट कीजिएगा कि आप राजकुमार हैं। सबको यही बताइएगा कि आप व्यापारी हैं जो जंगल के पेड़ों से लकड़ी या जड़ी बूटी खरीदने आया है। ठीक है मंत्री जी, चलिए अब मैं चलता हूं, आप यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है? राजकुमार ने घोड़े की लगाम थामी और धीरे धीरे महल से बाहर निकल गया। राज्य की सीमा से परे हरियापुर गांव था, एक छोटा सा गांव जो जंगल की गहराई से सटा हुआ था। वहीं रहता था किशन, एक गरीब लकड़हारा। सुबह का समय था। किशन अपनी कुल्हाड़ी उठा रहा था कि तभी उसकी पत्नी गौरी आ गई। सुनिए जी, घर पर अनाज खत्म हो गया है। आज चाहे जो हो जाए, कुछ अनाज का इंतजाम करिए। अरे बस भी करो गौरी, तुम जानती हो वर्षा का मौसम चल रहा है। दिन भर लकड़ियां काटता हूँ, लेकिन जैसे ही बाजार पहुंचता हूँ बारिश शुरू हो जाती है। भीगी लकड़ियां कोई नहीं खरीदता है और तुम रोज रोज नया नया ताना सुना देती हो। ऐसा नहीं तो वैसा नहीं तो ये नहीं। अरे बस भी करो भाई अब। तो क्या करूं मैं? अगर घर की बात आपको न कहूं तो किससे कहूं? कुछ भी कीजिए, आज अनाज लाना ही होगा। किशन की आंखों में थकान और गुस्सा दोनों झलकने लगे। वो बिना जवाब दिए जंगल की ओर निकल पड़ा। किशन जंगल में पहुंचकर एक बड़े वृक्ष पर पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई। अरे 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 किशन, अरे भाई, इतनी बेदर्दी से कुल्हाड़ी काहे चला रहे हो? लकड़ियां काटने आए हो या पूरा पेड़ ही गिरा दोगे? अरे मेरा तो जी चाहता है कि जंगल के सारे पेड़ काट डालूं। हाँ, पर अफसोस कि मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। अरे भाई, थोड़ा थोड़ा लंबी लंबी सांसें लो, गहरी गहरी। इतना गुस्सा काहे हो? क्या हो गया भाई? साफ साफ बताओ। हाँ, क्या बताऊं? हर दिन इतनी मेहनत करता हूं, पर बारिश के कारण लकड़ियां भीग जाती हैं और बाजार में कोई उन्हें खरीदता नहीं है। एक तो घर में अनाज नहीं है और पत्नी ऊपर से रोज रोज ताने देती है। अब समझ नहीं आता कि करूं तो करूं क्या, क्या क्या करूं बताओ। अब भाई किशन, देखो, बात तो तेरी सही है, पर सुन, अगर तू सच्चे मन से धन कमाना चाहता है तो भैया जंगल की गहराई में जा। क्या? जंगल की गहराई में? वहां क्यों? अरे क्योंकि वहां के पेड़ों की लकड़ी बहुत अनोखी होती है। वो चाहे जितनी भी भीग जाएं, कभी खराब नहीं होती और बाजार में उनकी कीमत सोने के बराबर मिलती है। हाँ। क्या बात कह रहे हो? सच में? और नहीं तो क्या। लेकिन 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 याद रखना भैया, जंगल की गहराई खतरनाक जगह है। वहां से लौटने वाले बहुत कम लोग हैं। कहते हैं वहां कुछ ऐसा है जिसे कोई समझ नहीं पाया। संभल के। इतना कहकर दूसरा लकड़हारा वहां से चला गया। किशन कुछ देर सोचता रहा, फिर अपने आप से बोला, अब चाहे खतरा कितना भी क्यों ना हो, मुझे तो जाना ही होगा। घर का पेट पालने के लिए अब यही आखिरी रास्ता है।
उसने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की गहराई की ओर चल पड़ा। आकाश में फिर से बादल उमड़ने लगे। कई घंटों की यात्रा के बाद किशन आखिरकार जंगल की गहराई में पहुंचा। चारों ओर घना कोहरा और रहस्यमय सन्नाटा छाया हुआ था। बाप रे, सच कहा था उस लकड़हारे ने, इस जंगल की लकड़ी तो वाकई बहुत अलग है। वाह 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 वाह, चलो काटा जाए। किशन कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटने लगा। कई घंटों बाद उसका गट्ठर तैयार हुआ। हाँ, चलो अब ये लकड़ियां अच्छे दामों पर बिक जाएंगी। आज तो घर में अनाज का इंतजाम हो ही जाएगा। चलो। वो लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर कुछ दूर जाने के बाद अरे, ये क्या चक्कर है? ये तो वही पेड़ है। अरे, मैं तो घूम फिर कर वहीं वापस आ गया। चलो इधर से जाता हूँ। किशन बार बार रास्ता बदलने लगा, पर हर बार उसी पेड़ के पास लौट आता। अरे हे भगवान, ये जंगल तो भूल भुलैया निकला भैया। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊं? लगता है कि लोग सही कहते थे, जो यहाँ आते हैं वो लौट कर नहीं जाते। अरे रे 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 रे। थका हुआ किशन पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या करूं, क्या करूं? घर पर गौरी मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहाँ भूल भुलैया में फंस गया? क्यों आया, क्यों आया? अरे रे रे रे। अचानक कोहरे में दूर दो चमकती आंखें दिखाई दी। किशन उठकर सावधानी से आगे बढ़ा। हैं? अरे ससुरा, अब ये कौन सा प्राणी है? उसने पास जाकर देखा तो वो एक गधा था। गधा उसे देखकर धीमी आवाज में रेंकने लगा। हैं? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल अब तू ही मेरा साथी है। अकेले से यानी एक से भले दो। चल मेरे गधे, मेरा सामान ढो अब। किशन लकड़ियों का गट्ठर गधे की पीठ पर रखकर और रस्सी थामकर आगे बढ़ने लगा। हाँ, चल मेरे दोस्त, अब सही रास्ता ढूंढते हैं। बाप रे बाप, कहाँ से जाएं, क्या करें? पर कुछ दूर चलते ही गधे ने अचानक रास्ता बदल दिया। अरे अरे उधर नहीं भाई, ये रास्ता है। मैं इसी तरफ से आया था। इधर से चलो, चलो आओ आओ। अरे चलो, अरे चल 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 चल। पर गधा नहीं रुका। वो अपनी दिशा में भागने लगा। किशन मजबूरी में उसके पीछे दौड़ा। कुछ ही देर बाद किशन जंगल की सीमा पर था। वो अविश्वास से चारों ओर देखने लगा। हाँ, अरे मैं बाहर आ गया। बाप रे बाप, मतलब ये गधा रास्ता जानता था। ओए होए होए होए, मेरे गधे, मेरे गधे, आजा गले लग जा। रे 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 रे। किशन ने भावुक होकर गधे को गले लगा लिया। मेरे गधे, मेरे मित्र, अगर तू नहीं होता तो मैं गधों की तरह वहां फंसा रहता। मतलब मैं बेवकूफों की तरह वहां फंसा रहता। मैं मर ही जाता। चल अब चल, तू एक काम कर, तू मेरे घर चल। अरे बाजार भी तो चलना है, लकड़ियां भी तो बेचनी है। चलो बाजार। किशन गधे पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर बाजार पहुंचा। लकड़ियां चमक रही थीं, मानो उनमें कोई जादू हो। अरे भाई, ये लकड़ियां तो बहुत ही अलग लग रही हैं। हाँ हाँ, ये जंगल की गहराई की लकड़ियां हैं, ऐसी वैसी लकड़ियां नहीं हैं। अच्छा, जंगल की गहराई की? वहां की लकड़ी तो बड़ी मुश्किल से किसी के पास होती है। बताओ, ये सब कितने में बेचोगे?
ये सब मान के चलिए, ये 20 सोने के सिक्के में। हाँ। अरे तो ये लो भैया, ये रहे 20 सोने के सिक्के, बांध दो सबका सब। किशन के हाथ पांव कांप उठे। उसने कभी सोने का सिक्का देखा तक नहीं था। अरे वाह 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 मित्र, तू तो बड़ा भाग्यशाली निकला मेरे लिए। तेरे कारण आज तो मैं अमीर बन गया। 20 सोने के सिक्के, वाह 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 वाह। अब तो 5 साल तक घर में अनाज की कमी ही नहीं रहेगी। मजा आ गया, मजा आ गया। चल 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 घर चले। किशन गधे पर अनाज की बोरी लादकर घर पहुंचा। गौरी बाहर खड़ी थी और गधे को देखकर चौंक गई। और ये गधा कहाँ से उठा लाए? अरे गौरी, अगर ये गधा नहीं होता ना तो मैं कभी घर वापस नहीं आता। इसने मुझे जंगल की भूल भुलैया से बाहर निकला। पता है, मैं जिस पेड़ से चलूं, घूम फिर के पूरी दोपहर पूरी शाम तक वहीं पहुंच जाऊं। इसने मुझे जंगल की भूल भुलैया से बाहर निकाला। और ये देखो, ये रहे 20 सोने के सिक्के। किशन ने सिक्के उसकी हथेली पर रखे और सारी कहानी सुनाई। जो भी हो, अब तुम उस जंगल की गहराई में मत जाना। क्या पता अगली बार तुम लौट पाओ या नहीं। और अगर ये गधा भी रास्ता भूल गया तो मैं तुम्हें नहीं खो सकती। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब नहीं जाऊंगा। हाँ, नहीं जाऊंगा। उस दिन से किशन ने गधे की बहुत देखभाल करना शुरू कर दी। वो उसे परिवार के सदस्य की तरह देखने लगा। कई दिनों बाद हरियापुर गांव की सीमा पर एक व्यापारी घोड़े पर सवार होकर आया। वो कोई और नहीं, राजकुमार अर्जुन था। हाँ, तो ये है हरियापुर गांव। सबने कहा था कि यही जंगल की गहराई से सटा हुआ है। तो कुल मिलाकर अब मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो जंगल का रास्ता जानता हो। इतने में एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आ पहुंचा। कौन हो भाई तुम, और किस काम से हमारे गांव में आए हो? नमस्ते नमस्ते। देखिए, मेरा नाम अर्जुन है। मैं दूसरे देश से आया हुआ एक व्यापारी हूँ। मैंने सुना है कि जंगल की गहराई में बड़े ही अद्भुत फलों के पेड़ हैं। क्या आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे वहां तक ले जा सके? क्या? अरे भाई, ये क्या पागलपन है? जंगल की गहराई में कोई नहीं जाता। वहां जाने वाला शायद ही लौटे। ऐसा है, मैं किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। गजब आदमी हो भाई। मुखिया जाने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आ गया। हा, एक व्यक्ति है जो गया था और जिंदा लौट आया। अगर तुम कहो तो उससे बात कर सकते हैं। हाँ, सच में? उसका घर कहाँ है? कौन है वो? कहाँ रहता है? देखो, वो सामने झोपड़ी दिख रही है ना, वही रहता है लकड़हारा किशन। जाओ, उसी से बात कर लो। राजकुमार अर्जुन ने घोड़ा बढ़ाया और किशन की झोपड़ी के पास आकर रुक गया। सूरज ढलने को था। किशन अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और सामने खड़े अजनबी को देखा। वो कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि व्यापारी के वेश में राजकुमार अर्जुन था। कौन है आप? नमस्ते। देखिए, मेरा नाम अर्जुन है। मैं फलों का व्यापारी हूँ। सुना है कि जंगल की गहराई में अद्भुत फलों के वृक्ष हैं। मैं उन्हें लेने के लिए वहां जाना चाहता हूँ, पर अकेले जाने में थोड़ा सा मुझे डर लगता है। कहते हैं कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो कुछ समय पहले जंगल की गहराई में गया था और वहां से लौट आया। तो मैंने सोचा कि आपसे वार्तालाप किया जाए। हाँ, गया तो था, पर भैया, व्यापारी महोदय, अब मुझे वहां दोबारा नहीं जाना।
ठीक है, ठीक है। ये बताइए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो कुछ भोजन पान वगैरह? हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, आप अंदर आइए, कुछ खा लीजिए। अर्जुन झोपड़ी के अंदर चला गया। गौरी, ये कौन है? ये कहते हैं महोदय कि ये व्यापारी हैं और जंगल की गहराई में जाना चाहते हैं। गौरी ने बिना कुछ कहे भोजन परोस दिया। अर्जुन शांत होकर भोजन करने लगा। थोड़ी देर बाद किशन ने कहा, अब देखिए व्यापारी जी, काफी रात हो गई है, अगर आप चाहें तो यहीं ठहर जाइए। कहाँ जाइएगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोच ही रहा था कि इतनी रात में कहाँ जाऊंगा, कौन सी धर्मशाला मिलेगी। आपका ये घर बहुत अच्छा है। रात का सन्नाटा फैल चुका था। कुछ देर बाद गौरी धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। जंगल की गहराई बहुत खतरनाक जगह है। कुछ दिन पहले मेरे पति वहां लकड़ियां काटने गए थे। बड़ी मुश्किल से लौट पाए, वो भी सिर्फ उस गधे की वजह से जो अब हमारे साथ रहता है। गधे की वजह से? गौरी ने पूरी घटना अर्जुन को विस्तार से बताई। अब देखो, मैं हूं व्यापारी। अगर तुम्हारे पति मेरे साथ चलें तो उन्हें व्यर्थ नहीं भेजूंगा। मैं इसके बदले 500 सोने के सिक्के दूंगा। सोच लो, 500। गौरी ये सुनकर सन्न रह गई। वो बिना कुछ बोले झोपड़ी के भीतर चली गई और सीधा अपने पति के पास पहुंची। सुनिए, वो व्यापारी बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। वो आपको जंगल की गहराई में ले जाने के लिए तैयार है और उसके बदले में 500 सोने के सिक्के देगा। क्या कहा तुमने? 500 सोने के सिक्के? अरे बाबा रे! ए गौरी, इतना सिक्का हम रखेंगे कहाँ? अरे इतना पैसा आ जाए फिर तो हमें गरीबी कभी झेलनी ही नहीं पड़ेगी। आपने मेरे मन की बात कह दी। मुझे लगता है कि हमें ये जोखिम उठाना चाहिए गौरी। हमारे पास अब गधा भी है। मुझे विश्वास है अगर वो साथ रहा तो हम रास्ता कभी नहीं भूलेंगे। उसी ने तो मुझे निकाला था। सुबह की हल्की धूप झोपड़ी की खिड़की से भीतर आ रही थी। किशन अपने गधे की पीठ पर रस्सी बांध रहा था। तो देखिए व्यापारी जी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, पर क्या तुम सच में मुझे 500 सोने के सिक्के दोगे? बिल्कुल दूंगा। ये रहे 500 सोने के सिक्के, अभी आप ले लीजिए। अगर मैं अपने मकसद में सफल हुआ तो इतने ही सिक्के और दे दूंगा। 1000 हो जाएंगे कुल मिलाकर। अब ठीक है? अर्जुन ने सिक्कों की पोटली किशन के हाथ में थमा दी। किशन की आंखें चमक उठीं। वो दौड़कर भीतर गया और पोटली अपनी पत्नी गौरी के हाथ में रख दी। देखो गौरी, देखो, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। किशन गधे को लेकर झोपड़ी से बाहर निकला। अर्जुन उसके पीछे चल दिया। दोनों जंगल की गहराई की ओर बढ़ चले। कई घंटों की यात्रा के बाद राजकुमार अर्जुन और किशन उस स्थान पर खड़े थे जहां जंगल इतना घना था कि सूर्य की किरणें भी धरती को नहीं छू पा रही थीं। चारों ओर कोहरा और रहस्यमय सन्नाटा पसरा था। देखिए व्यापारी जी, हम बहुत दूर आ गए हैं, पर अब तक कोई भी फलदार वृक्ष नहीं दिखा। तभी उनके पीछे खड़ा गधा, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा। मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस मकसद से आए हो। ये सुनकर अर्जुन और किशन दोनों ठिठक गए। दोनों की आंखें भय और आश्चर्य से फैल गईं। हे भगवान,
ये गधा मनुष्य की भाषा में बोल कैसे रहा है? कौन हो तुम दोनों? कौन हो? मैं नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं। बस इतना जान लो कि मुझे तुम्हारे आने का कारण पता है। देखिए, मुझे नहीं पता था कि ये गधा बोल सकता है। मैं नहीं जानता था। सच सच बताओ, कौन हो तुम? तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता? बोलो। तुम चाहे विश्वास करो या नहीं, पर मैं जानता हूं कि तुम कोई व्यापारी नहीं, बल्कि इस राज्य के राजकुमार अर्जुन हो, राजा विक्रम के पुत्र। हाँ हाँ, ये सत्य है कि हम राजकुमार अर्जुन हैं, पर तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम? बोलो। क्योंकि मैं सब जानता हूं। तुम यहां किसी फलदार वृक्ष की तलाश में नहीं आए, बल्कि एक जादुई मटके की तलाश में आए हो। वही मटका जो किसी भी मनुष्य की इच्छा पूरी कर सकता है। जादुई मटका? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? वो मटका इस जंगल की गहराई में बनी गुफा के अंदर है। कहते हैं जो भी उससे कोई इच्छा मांगता है वो इच्छा पूरी हो जाती है, चाहे वो अमर होने की ही क्यों ना हो। पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी नियत पवित्र है। तुम अमरता नहीं, अपने पिता को ढूंढने आए हो। हे ईश्वर, इस गधे को तो मेरी पूरी सच्चाई मालूम है। आखिर तू है कौन? कौन है तू? सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूं, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे उस गुफा का रास्ता पता है जहां वो जादुई मटका है। अर्जुन ने एक क्षण सोचा, फिर हामी में सिर हिला दिया। गधा आगे बढ़ा। किशन और अर्जुन उसके पीछे चल पड़े। घंटों की यात्रा के बाद वो एक विशाल गुफा के सामने खड़े थे। गुफा अंधकार में डूबी थी और उसके भीतर से हल्की सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। हाँ, यही वो स्थान है। याद रखना, यह मटका मनुष्य की इच्छाओं को बढ़ा देता है। यदि तुम्हारे मन में लालच आया तो तुम भी श्रापित हो जाओगे मेरी तरह, समझे? तुम्हारी तरह? मतलब तुम श्रापित हो? हाँ राजकुमार, मैं भी कभी मनुष्य था। लालच ने मुझे ये रूप दे दिया। अब मैं केवल चेतावनी दे सकता हूँ और कुछ नहीं। अर्जुन और किशन ने साहस जुटाकर गुफा के भीतर कदम रखा। तभी अर्जुन की नजर गुफा के केंद्र में रखे हुए एक चमकते हुए मटके पर पड़ी। मैं हूँ जादुई मटका, जो मनुष्य की हर इच्छा पूरी कर सकता है। हाँ, हे ईश्वर, ये मटका भी बोल सकता है? ये क्या हो रहा है? अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी गुफा में फैल गई और उसी प्रकाश से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। मैं इस मटके की रक्षक हूँ, जंगल की देवी। कहो राजकुमार अर्जुन, क्या इच्छा मांगना चाहते हो? ये मटका तुम्हें अमरता भी दे सकता है, पर यदि तुम्हारे मन में लालच हुआ तो ये मटका तुम्हें शापित कर देगा। देवी, मैं अमरता नहीं चाहता। मैं केवल अपने पिता को ढूंढना चाहता हूँ। एक साधु ने कहा था, यदि मैं इस मटके तक पहुंच गया तो अपने पिता तक भी पहुंच जाऊंगा। देवी मुस्कुराई। मटके से तेज चमक उठी और उसी प्रकाश में गधा दौड़ता हुआ गुफा के भीतर आया। जैसे ही प्रकाश गधे के ऊपर पड़ा, वो तुरंत राजा विक्रम में परिवर्तित हो गया। हाँ, पिताजी, आप गधे के रूप में थे? पुत्र, हाँ, मैं ही था। मैं श्रापित हो गया था पुत्र, मैं श्रापित हो गया था। क्या? पर पिताजी, आप तो शिकार के लिए गए थे ना? नहीं राजकुमार, तुम्हारे पिता शिकार के लिए नहीं, बल्कि
इस मटके की खोज में आए थे। बेटे राजकुमार, देवी सत्य कह रही हैं। एक तांत्रिक ने बताया था कि ये मटका मनुष्य की हर इच्छा पूरी करता है। बस हमारे मन में भी लालच आ गया, हमने अमरता मांगनी चाहिए, और उसी पल मैं गधे में श्रापित होकर परिवर्तित हो गया। राजा विक्रम उसी गुफा के भीतर खड़ा था जहां से सुनहरी किरणें मटके से निकल रही थीं। हाँ अब मैं अमर हो सकता हूँ। ये वही मटका है जो किसी भी मनुष्य की इच्छा को पूरी करता है। मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन पहले ये देखूंगी कि तेरे मन में कैसा भाव है, इच्छा या लालच। क्या मतलब है तेरा? इच्छा तो इच्छा होती है, चाहे जैसी भी हो। नहीं राजा विक्रम, हर इच्छा के पीछे एक मकसद होता है। अगर तेरे मन में लालच है तो ये मटका तुझे वरदान नहीं, श्राप देगा। बकवास मत कर तू एक मटका है और हम एक राजा। आदेश देता हूं कि हमें अमर बना दे, अमर। इतना कहते ही गुफा में रंग बिरंगी रोशनी फैल गई और उसी चमक से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। मनुष्य, ये मटका सही कह रहा है। कौन हो तुम? मैं इस जादुई मटके की रक्षक, जंगल की देवी। मैं हर लालची मनुष्य को चेतावनी देती हूँ। अगर तेरे मन में लालच है तो ये मटका तेरी इच्छा नहीं, तुझे श्रापित कर देगा। मुझे उपदेश मत दो। मैं राजा हूँ, राजा। ये संसार मेरे अधीन रहेगा और मैं सदा जीवित रहूंगा। सुनो मटके, मुझे अमर बना दो, अमर। तेरी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती राजा विक्रम। तू अमर होना चाहता है ताकि इस संसार पर सदा शासन कर सके। तू चाहता है कि कोई और तुझसे बड़ा न बने। तेरे मन में दया नहीं, सिर्फ स्वार्थ और लालच है। अगले ही पल मटके से तेज किरण निकली और राजा विक्रम की देह कांपने लगी। पल भर में वो गधे के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी माँ, देवी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए देवी माँ। मैंने तुझे पहले ही चेताया था, अब तू जंगल में भटकेगा। लेकिन जब किसी दिन तू किसी रोते हुए मनुष्य की सहायता करेगा, उसी दिन तेरी मुक्ति की राह खुलेगी। पर देवी माँ, मैं सहायता कैसे करूंगा, कैसे? वो मनुष्य जंगल में भटकेगा और तू उसे बाहर का रास्ता दिखाएगा। वो मनुष्य तेरे ही पुत्र से जुड़ा होगा। तू जब तक श्राप से मुक्त नहीं हो जाता, अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताना, अन्यथा जलकर राख हो जाएगा। यदि तेरे पुत्र के मन में लालच नहीं होगा और वो इस मटके से अपने पिता की मुक्ति मांगेगा, तभी तू श्राप से मुक्त होगा। अर्जुन और किशन दोनों स्तब्ध खड़े थे। ओ, अब समझ आया। मैं वही मनुष्य था जो जंगल में रो रहा था और आपने ही मुझे रास्ता दिखाया था। पिताजी, अब चलिए ना, अब घर चलिए। माँ आपका इंतजार कर रही हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान है। अब लौट जाओ, पर याद रखना, किसी मनुष्य को इस मटके के बारे में मत बताना। मनुष्य का स्वभाव लालच से भरा होता है। जो जानकर भी मोह में पड़ जाता है, वो स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। देवी रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गईं। राजा विक्रम, अर्जुन और किशन गुफा से बाहर निकल आए।
सूरज की पहली किरणों के साथ तीनों जंगल से बाहर निकले। किशन, ये 500 सोने के सिक्के और रखो। अगर भविष्य में किसी मदद की जरूरत पड़े तो बेधड़क राजमहल चले आना, ठीक है? राजकुमार, आपकी सहायता मेरे लिए सम्मान है। राजा विक्रम और अर्जुन अपने महल लौट आए, जहां महारानी की आंखों में बरसों का सुकून उतर आया। वहीं किशन अपने गांव वापस पहुंचा और अपनी पत्नी गौरी को सारी बात बताई। कुछ ही दिनों में किशन हरियापुर का सबसे सम्मानित और धनवान व्यक्ति बन गया।